नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। मित्रों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मित्रों, किसके लिए होने वाली है? मित्रों, BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है मित्रों, जो होने वाली है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, जिसका टाइटल है मित्रों इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, ये दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जो जनवरी 2024 में हुए, ये अभी के लेटेस्ट एग्ज़ाम का मैं फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मित्रों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का पेपर है, जिसका मैं फुल सॉल्यूशन आपके लिए कराने वाला हूँ। मित्रों, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जिनका मैं फुल सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है मित्रों, तो मित्रों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। बम्बई में हुई थी, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पर 4। तो हमें आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर है 28 दिसंबर 1885 को, ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 1886 को, 26 दिसंबर 1884 को, 30 दिसंबर 1885 को। तो कब हुई थी मित्रों? ऑप्शन नंबर है 28 दिसंबर 1885 को। तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है तो थोड़ी बहुत जानकारी हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में करते हैं। तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी बम्बई में स्थापना? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पर दोस्तों? विश्वविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। A.O. ह्यूम ने। किसने मित्रों? A.O. ह्यूम ने। ठीक है मित्रों, अब पूछा जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें कौन वायसराय था, तो कौन वायसराय था उस समय दोस्तों? डफरिन। और मित्रों, एक क्वेश्चन और, कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? कितने प्रतिनिधि मित्रों? 72, यानी कि 72। ठीक है मित्रों, तो आपको उत्तर पता चल गया कि प्रश्न नंबर 1 का, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। कहाँ पर? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए मित्रों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया तो कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गर्मपंथी कौन नहीं था? गर्मपंथी कौन नहीं था? तो दोस्तों, गर्मपंथियों को याद करने की एक ट्रिक है। लाल पाल बाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों तो हो गए जो गर्मपंथी हैं। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, जब कांग्रेस थी वो पहले एक ही थी, फिर बाद में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। कौन से? एक नरमपंथी में, एक गर्मपंथी में। ठीक है, नरम दल और गर्म दल में। तो यही सी बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, कि कांग्रेस 2 दलों में, नरम दल और गर्म दल में कब बटी। कब बटी दोस्तों? 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन से। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? सूरत अधिवेशन की रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। ठीक है मित्रों, और थोड़ी बहुत और जानकारी कह रहे हैं तो जब ये जो नरम दल और गर्म दल है फिर दोबारा से एकजुट कब हुए? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। कब? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है मित्रों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजूमदार ने। अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर है दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है। किसका कथन है दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम।
भारत में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? किस वर्ष शुरू किया था मित्रों, बताइए किस वर्ष शुरू किया? सन 1920 में। और इसको स्थगित कब कर दिया था दोस्तों असहयोग आंदोलन को? सन 1922 में। किस कारण किया था दोस्तों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई। कौन सी? चौरी चौरा घटना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 1920। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? किसने किया दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन? CR दास ने। CR दास के साथ कौन थे? और मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में CR दास दिया, अगर किसी क्वेश्चन में मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में हो तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। कब हुआ था दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन? सन 1923 में। अगर डेट पूछी है तो आपसे तो 1 जनवरी 1923। ठीक है मित्रों, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कलकत्ता में कांग्रेस ने 1906 में कौन सा नया कार्यक्रम अपनाया? स्वदेशी वस्तुओं तथा संस्थानों का प्रचार व प्रसार, विदेशी वस्तुओं तथा संस्थानों का बहिष्कार एवं त्याग, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक पेपर का जब भी सॉल्यूशन कराया है तो आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन में हर बार मैंने आपको बताया, बार बार बताया है कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है तो आप आंख बंद करके उपयुक्त सभी लगा दीजिए। ठीक है मित्रों, उपयुक्त सभी लगा दीजिए। आई समझ में आपको? आपके किसी भी पेपर में हो उपयुक्त सभी आंख बंद करके लगा दीजिए, वही आंसर सही होगा आपको। ये दोस्तों ये स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा ये किस आंदोलन के तहत हो रहा था? स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है मित्रों, स्वदेशी आंदोलन के तहत हो रहा था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? प्रथम स्वाधीनता दिवस की बात हो रही है तो कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मित्रों आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक का पेपर होना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हो इस क्लास के बाद पेपर में। ठीक है मित्रों, तो हमारे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है मित्रों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइए मित्रों कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? बताइए मित्रों कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था ये दोस्तों? 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 तक। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है मित्रों, 19 जनवरी 1931। फिर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ मित्रों 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक है मित्रों, दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे, पर दूसरे के संबंध दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था मित्रों? गांधी जी ने। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन मित्रों हुआ था हमारा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। एक मिनट मित्रों, इसको दोबारा करते हैं हम। तीसरे पे बात कर रहे हैं तो 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था ये तीसरा। कब से? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है मित्रों, और ये अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन था मित्रों? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन था मित्रों? एक अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है मित्रों, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में था?
तो मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, गांधी जी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने दिया मित्रों? सुभाष चंद्र बोस ने। पेपर में ये भी आ सकता है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था मित्रों? 1943 में। और कहाँ पर दिया था मित्रों? ये सिंगापुर में, सिंगापुर में दिया था ये अपनी सेना को कि दिल्ली चलो। ठीक है मित्रों, और प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर किसके द्वारा मार डाला गया था? किसके द्वारा मार डाला गया था दोस्तों? उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उधम सिंह के द्वारा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? कब हुआ था मित्रों? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में, पंजाब में। ठीक है मित्रों, उधम सिंह इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब हुई थी मित्रों संविधान सभा की पहली बैठक? बताइए कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1940 को। कहाँ पर मित्रों? दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना की बात की जाए कि स्थापना कब हुई, तो 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की क्या हुई मित्रों? स्थापना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए इसके प्रथम अध्यक्ष। जो कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी, अस्थायी। और स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन बनाए गए थे इसके पहले? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए इसके, जो स्थायी थे पहले। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या आएगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है? अब चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको, तब समझ में आएगा। बापू, महात्मा गांधी, नेताजी, सुभाष चंद्र। मतलब ये कह रहा है कि किसका क्या उपनाम है? बापू महात्मा गांधी को क्या जाता है? एकदम सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एकदम सही है। देशबंधु चित्तरंजन दास को एकदम सही है। तो राष्ट्रपिता दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रपिता दादा भाई नौरोजी को नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम किस अधिनियम ने भारतीय परिषद का निर्माण किया? किस अधिनियम द्वारा हुआ मित्रों? 1861 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 था जो हमारे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, उस कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? बताइए मित्रों, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी मित्रों? 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। ठीक है मित्रों, 10 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? किस अधिनियम द्वारा हुआ मित्रों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। संविधान क्या है? बताइए मित्रों, संविधान क्या है? सामान्य कानूनों का एक संग्रह, वित्तीय कानूनों का एक संग्रह, कार्यालय के कानूनों का एक संग्रह, एक मूलभूत संरचना जो राज्य को शक्ति, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है। तो क्या उत्तर आएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। संविधान सभा एक है, क्या है संविधान एक सभा? एक सामान्य नियमों को बनाने वाली सभा, सामान्य नियमों को बदलने वाली सभा, देश के संविधान निर्माण के उद्देश्य से गठित सभा, देश के बजट को पारित करने वाली सभा। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका?
देश के संविधान निर्माण के उद्देश्य से गठित सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 23 हमारे यहाँ पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो अभी दोस्तों आपको ऊपर जस्ट बताया था कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम मित्रों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? कितने सदस्यों की दोस्तों? 389। कितने? 389। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या? भारतीय जनता, संसद, संविधान सभा, उपरोक्त कोई नहीं। मतलब भारतीय संविधान किससे बना है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त कोई नहीं। क्या है भारतीय संविधान का स्रोत? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम नियम 1935। ठीक है मित्रों, ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत में न्यायपालिका खाली जगह है, स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया हैं? कितनी प्रक्रिया मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 3। कितनी प्रक्रिया मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय संविधान जब पारित हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद और धाराएं थी? कितने अनुच्छेद और धाराएं थी मित्रों उसमें? 395 अनुच्छेद और 8 धाराएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मित्रों अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। और मित्रों 25 तो भाग हैं, 25 भाग हैं। ठीक है मित्रों, और 12 धाराएं हैं। ठीक है मित्रों, और जब संविधान बना था तब इसकी भाग की बात की जाए तो तब कितने भाग थे मित्रों? तब कितने भाग थे? 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, खाली जगह हैं, क्या है? निरंकुश है, हमेशा निरंकुश, निरंकुश नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा उसका? उत्तर ऑप्शन नंबर ए निरंकुश। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए निरंकुश इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। मित्रों निरंकुश से मतलब ये है कि वो अब जन्म लोगे जन्म से ही रहेंगे। ठीक है मित्रों, मतलब निरंकुश है, वो खत्म नहीं हो सकते वो। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा 30, राज्य की सुरक्षा के लिए क्या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को खाली जगह निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है कि निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त कोई सही नहीं है। तो क्या उत्तर है इसका? निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, जब आपातकाल होगा तो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 32 हमारे यहाँ पर, क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है? कर सकती है? हाँ कर सकती है। क्या मित्रों? कर सकती है। ठीक है मित्रों, संविधान संशोधन के द्वारा। संशोधन किस अनुच्छेद में मित्रों? अनुच्छेद 368 में। ठीक है मित्रों, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है मित्रों? अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। संवैधानिक उपचार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में की गई मित्रों? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं? बताइए कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किया? ऑप्शन नंबर बी, भाषण, सभा तथा संगठन बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है मित्रों? बताइए किस में मित्रों? अनुच्छेद 23 से 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। प्रश्न नंबर 37 है हमारा यहाँ पर,
नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो, उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में मित्रों? अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, भारतीय नागरिकों के कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? तो दोस्तों इस ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं दोस्तों? 11। ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है मित्रों, 11 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के, जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है मित्रों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कितने, ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और किस भाग में मित्रों? ये भाग 4 में, भाग 4 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित करने का है? किस प्रकार की मित्रों? जन कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? किस भाग में मित्रों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी भाग 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों तक हैं? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मतलब जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थानों, वस्तुओं को संरक्षण की बात कही गई है? बताइए किस अनुच्छेद में की गई है मित्रों? बताइए बात। अनुच्छेद 49 में। किस में मित्रों? अनुच्छेद 49 में। ठीक है मित्रों, किस में? अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44 है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संबंध और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है मित्रों? अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? कितने वर्षों का मित्रों? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? 56(1) में। अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति के पद त्याग के बाद उसका कार्यभार कौन संभालता है? कौन संभालता है मित्रों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक नहीं है? स्नातक होना। स्नातक होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है बताइए, किसे सौंपता है अपना लिखित त्यागपत्र मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसे नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति? भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपालों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है, हर एक वीडियो में बताता हूँ, हर एक पेपर सॉल्यूशन में बताऊँ। अगर ऑप्शन नंबर डी आपको उपरोक्त सभी है तो उस पर आंख बंद करके टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो अनुच्छेद 352 है जिसके द्वारा देश में आपातकाल लगाया जाता है, देश में जो आंतरिक कलह वगैरह हो उसके लिए। ठीक है, देश में आपातकाल लगाया। ठीक है, और फिर एक है अनुच्छेद 356 जिसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है मित्रों, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या है? ऑप्शन में सी अनुच्छेद 360। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम
आंतरिक अशांति के कारण देश में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई? कब की गई दोस्तों? सन 1975 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत करता है? बताइए, उपराष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है मित्रों? अनुच्छेद 69। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभाल सकता है? कब तक संभाल सकता है मित्रों? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। मित्रों 54 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, 46 क्वेश्चन रह गए हैं मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। 55 क्वेश्चन है आपका। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति मित्रों? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया मित्रों, ये 55 और 56 क्वेश्चन एक ही है मित्रों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। 57 क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी है? सदस्यों की मनोनीत संख्या 12। सदस्यों को मनोनीत कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है दोस्तों? जो चीज़ मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई वही आ गई। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता? बताइए, कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो वही इसकी अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा दोस्तों? राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, किसी भी विधेयक के संबंध में वह धन विधेयक है प्रमाण पत्र कौन देता है? कौन देता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110। ठीक है मित्रों, किस में? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है मित्रों? ये अनुच्छेद 120 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? कौन शपथ दिलाता है मित्रों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है? केवल उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, उपरोक्त को नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है मित्रों? क्या अर्थ हो जाएगा मित्रों न्यायिक पुनरावलोकन का? 1 मिनट, ऑप्शन सारे देखते हैं अभी। न्यायालय का कानून बनाने का अधिकार, न्यायालय का कानून की व्याख्या करने का अधिकार, न्यायालय की संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, न्यायालय का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों और को अवैध घोषित करने का अधिकार जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? किसमें निहित होगी दोस्तों राज्यों की कार्यपालिका शक्ति? बताइए, किसमें निहित होगी राज्यों की कार्यपालिका शक्ति? बताइए मित्रों। राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मित्रों? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम।
प्रश्न नंबर 71 है हमारा यहाँ पर, किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अस्थायी रूप से, कभी नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है मित्रों राज्यपाल को शपथ? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करता है? किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? बताइए मित्रों, कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन दिया है? कितना वेतन दिया है दोस्तों? 2,50,000, 2.5 लाख प्रतिमाह। ठीक है मित्रों, 2,50,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, वर्तमान देश में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? कितने हैं दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसको है? किसको है दोस्तों? उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्न में से उद्भव हुआ है? दोस्तों बताइए। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। अगर नहीं आता है आप पे तो आप लोग कमेंट करना, इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है मित्रों, 80 क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप पे नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, केंद्र और राज्यों के बीच कौन से संबंध होते हैं? कौन से संबंध होते हैं मित्रों? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक वीडियो में हर एक पेपर सॉल्यूशन में बताया कि अगर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ही आंख बंद करके लगा दीजिए टिक आप। मित्रों 81 क्वेश्चन हो चुके, आपके 19 क्वेश्चन रह चुके हैं मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, और मित्रों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के जिन सूचियों में विभाजित किया गया वे हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसको? दोस्तों मैंने बताया उपरोक्त सभी हो तो आंख बंद करके लगा दिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। संघ सूची में देखिए विषय होते हैं इनमें, तो संघ सूची में कितने विषय हैं मित्रों बताइए? तो चलिए आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन है उसी में बताएंगे इस चीज़ को भी। संघ सूची में कुल कितने विषय मित्रों? कितने विषय मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 97। ठीक है मित्रों, 97 विषय। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय मित्रों? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय मित्रों बताइए? कितने विषय समवर्ती सूची में? 52। कितने मित्रों? 52। ठीक है मित्रों, अब कौन सी सूची रहेगी हमारी? समवर्ती सूची होगी, संघ सूची होगी, कौन सी सूची रहेगी मित्रों? राज्य सूची। तो राज्य सूची में कितने विषय हो जाएंगे मित्रों? तो जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हो जाएंगे? 61। ठीक है मित्रों, 61 विषय। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, संसद और राज्य विधान मंडलों को संयुक्त रूप से किस सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? किस सूची पर दोस्तों? समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। आवश्यक शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? किसे? केंद्रीय संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम जनता के धन का प्रहरी या रक्षक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मित्रों? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है बताइए? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति यानी कि
बताइए। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या हो गया, यानी कि ST, जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं लोकसभा में? कितने स्थान सुरक्षित हैं मित्रों? 47। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जब SC की बात की जाएगी तो SC के लिए कितने स्थान सुरक्षित है मित्रों? 89। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया मित्रों? तो दोस्तों जो आपको बताऊं, इसका गठन हुआ था 2003 के एक्ट से हुआ था। 2003 का जो एक्ट था उससे हुआ था। और इसका जो गठन है, मित्रों वो हुआ था 19 फरवरी 2004 को। कब हुआ था दोस्तों? 19 फरवरी 2004 को। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसमें 2004 ऑप्शन में नहीं है और पूछा है गठन कब किया गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है कि आप गलत करो। ठीक है मित्रों, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है। तो 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ और 2003 के एक्ट से हुआ। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी आपको पता है कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। ठीक है मित्रों, राजीव कुमार। ठीक है मित्रों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हमारे राजीव कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं? कितने अन्य सदस्य हैं मित्रों? 2 सदस्य। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 और सदस्य हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रखा गया है? कितना रखा गया है मित्रों? 6 वर्ष या 65 वर्ष? जो पहले हो जाए, 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कब? संसद की स्वीकृति से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संसद की स्वीकृति से उठा सकता है, अपने मन से नहीं। ठीक है मित्रों, वो भी जब राष्ट्रपति 1/3 से मेजोरिटी से जब बिल पास, वो मेजोरिटी से इसके हटाने के प्रस्ताव पास होगा तब। ठीक है मित्रों, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? किस पद्धति द्वारा? वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 96 हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किसके द्वारा दोस्तों बताइए? किसके द्वारा कर दी गई थी मित्रों? ये 61वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था दोस्तों? ये 1988 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, जनगण मन राष्ट्रगान की रचना किसने की? दोस्तों 96 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आपके 4 क्वेश्चन मात्र रह चुके हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, अगर आपका पेपर है किसी और टॉपिक का, उस पर आपको वीडियो बनवानी है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं जिनके आंसर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है मित्रों, तो 97 क्वेश्चन है मित्रों यहाँ पर। जनगण मन राष्ट्रगान की रचना किसने की दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, निर्वाचन गण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? मतदाताओं का समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, निरर्थक हो जाते हैं? क्या होता है मित्रों? क्या होगा उत्तर इसका मित्रों? स्थगित किए जा सकते हैं। आपातकाल तक ये स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, भारत की संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है दोस्तों भारत की संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, उस पर वीडियो बनवानी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मित्रों। और मित्रों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है मित्रों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।